आज का जो टॉपिक है वो फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार। क्या होते हैं मौलिक अधिकार और इसे हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है, कहाँ से लिया है फंडामेंटल राइट्स को, सारी बातें आज हम लोग करेंगे यहाँ पर। तो मौलिक अधिकार जो है, एक तरीके से आप समझो कि भारतीय नागरिकों को जो दिए गए हैं एक नैसर्गिक अधिकार है। कुछ राइट आपको देखोगे विदेशियों को भी मिले हैं, वो हम उस पर चर्चा भी करेंगे, और केवल भारतीयों को मिले हैं ऐसे कौन से राइट्स हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का कौन कौन से ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो समाप्त कर दिए जाते हैं, उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, मौलिक अधिकार क्यों दिए गए हैं? किसी व्यक्ति को गरिमामय जीवन जीने के लिए, गरिमामय जीवन जीने के लिए जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, कहाँ से लिए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं, यूएसए से। विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? 12 से 35 तक। यह आपको पता होना चाहिए। और किस भाग में है? भाग 3 में है। मौलिक अधिकार जो है संविधान के भाग 3 में इनका उल्लेख किया गया है, और संविधान के भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा बोला जाता है। पूछ लेता है क्वेश्चन। वैसे प्रारंभ में मौलिक अधिकारों की जो संख्या हुआ करती थी वो थी 7, क्योंकि इसमें संपत्ति के अधिकार को इंक्लूड किया गया था। और जब देश आज़ाद हुआ तो बहुत सारे ऐसे लोग थे, जमींदारी प्रथा चला करती थी पहले, तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके पास ज़मीनें बहुत थी, बहुत प्रॉपर्टी थी, और वो अपनी, और आपको पता है कि एक आंदोलन चलाया गया था, भूदान आंदोलन। किसने चलाया था? विनोबा भावे। विनोबा भावे ने चलाया था आंदोलन, ताकि इन लोगों को प्रेरित किया जा सके जिनके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है, बहुत ज़्यादा संपत्ति है, ताकि वो अपनी जो भूमि का दान कर सकें। क्योंकि सरकार का मोटिव था कि भाई सभी को संसाधनों का जो वितरण है समान रूप से किया जा सके। लेकिन जिनके पास इतनी सारी प्रॉपर्टी थी वो देने को तैयार नहीं थे। अब चूंकि जो संपत्ति का अधिकार था मौलिक अधिकार भी था, मूल अधिकार भी हुआ करता था। सरकार ने प्रयास भी किया, लेकिन सभी जमींदार मिलके कोर्ट चले गए। तो सरकार परेशान, क्या किया जाए? तो सरकार जो है 44वां संविधान संशोधन 1978 लेके आई। यहाँ लिखा है देखो, जिसके तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। ठीक है, जो आपने पढ़ा होगा, पहला संविधान संशोधन जो होता है 1952 में, संपत्ति का अधिकार से रिलेटेड ही है, संपत्ति का ही है वो पहला संविधान संशोधन जो हुआ है। और जब ये संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया और इसको अनुसूची, बताओ किस अनुसूची में रखा गया था? 9। अनुसूची 9 में रखा गया। पता है क्यों? क्योंकि उस समय अनुसूची 9 में जो भी विषय रखे जाते थे उनका जुडिशल रिव्यू नहीं किया जा सकता था, किसी प्रकार से उनको चैलेंज नहीं किया जा सकता था कोर्ट में। ठीक है, हालांकि अब कर सकते हो, उस समय नहीं कर सकते थे। तो इस तरीके से संपत्ति के अधिकार की ये कहानी थी, और इसको अनुच्छेद 300 का में रखकर एक विधिक अधिकार बनाया गया, एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। अब बात करते हैं कि
वर्तमान में हमारे पास जो राइट्स हैं, जो अधिकार हैं, वो कौन कौन से हैं? तो समता का अधिकार या समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 1922 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर 28 तक, अल्पसंख्यकों से संबंधित अधिकार जो है वो 29 और 30 है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। ठीक है, इस तरीके से ये 6 मौलिक अधिकार, 6 फंडामेंटल राइट्स जो हैं बचे हुए हैं, 7वां हटा दिया गया था। तो अब बात करते हैं सबसे पहले समता का अधिकार, और समता के अधिकार का जो विस्तार आपको पता ही है 14 से लेके 18 तक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल 14 की। आर्टिकल 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समता का अधिकार, विधि के समान संरक्षण। कहता है कि भाई कानून सभी के लिए समान है, चाहे कोई हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे अमीर हो, गरीब हो, चाहे कोई हो। विधि के समक्ष समता का अधिकार, कानून जो है वो सभी के लिए समान रूप से लागू होगा, और कानून से बचने के लिए भी सभी को समान संरक्षण भी दिया गया है। ये बात करते हैं। विधि के समक्ष समता का जो विचार है वो ब्रिटिश मूल का है, जबकि विधियों के समान संरक्षण जो है ये अमेरिका से लिया गया है। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। समान संरक्षण, विधियों के समान संरक्षण अमेरिका से, ऐसे याद कर लो। संरक्षण की बात आ जाए तो अमेरिका सुपर पावर, ऐसे बना लो, याद हो जाएगा। ठीक है, अपवाद के क्रम में यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई राष्ट्रपति और राज्यपाल पर ये लागू नहीं होता। ठीक है, राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने कार्यकाल के दौरान किए गए किसी भी कृत्य के लिए, किसी भी निर्णय के प्रति, किसी भी देश में, किसी भी न्यायालय में जवाबदेह नहीं होंगे। ये इसका अपवाद है। राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी भी न्यायालय में किसी भी प्रकार से दंडिक कार्रवाई स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है, यदि कोई कार्रवाई की जानी है तो उसकी सूचना देनी पड़ेगी, 2 माह के बाद ही ऐसा कर सकते हो। आर्टिकल 105 क्या कहता है? यहाँ पर एक लिखा हुआ है, ये विशेषाधिकार है सांसदों के, कि संसद में किसी भी सदस्य द्वारा कही गई किसी भी बात के लिए, किसी भी मत के संबंध में उनके विरुद्ध कोई भी न्यायालय में कार्रवाई नहीं कर सकते। तो कुल मिलाकर विधि के समान समता, विधियों के समान संरक्षण के ये अपवाद हैं कुछ। तो आपने देखा होगा पार्लियामेंट में काफ़ी विवाद हो जाता है, ऐसा लगता है कि एक दूसरे को मार ही डालेंगे वहाँ पे, कहीं मिर्ची पाउडर, कहीं कुछ, इस तरीके से। और देखा जाए तो वो मतभेद जो होते हैं ना, वो वैचारिक मतभेद होते हैं। अब देखो कि पार्लियामेंट में ऐसा लगेगा कि लड़ रहे हैं बहुत बुरी तरीके से, और बाहर आके देखो घूम रहे होंगे साथ में। बात करते हैं आर्टिकल 15 की। 15 कहता है कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, मूल वंश या लिंग के आधार पर, स्त्री है, पुरुष है, जन्म स्थान के आधार पर, इनमें से किसी भी आधार पर किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव नहीं किया जाएगा। कि भाई आपने सुना होगा कि अदनान स्वामी का नाम सुना है, सिंगर? जी। कहाँ का है? पाकिस्तान मूल के निवासी। उन्होंने नागरिकता ले ली भारत की। ठीक है, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। धार्मिक आधार पर भाई इस धर्म का है, उस धर्म का है, इस जाति का है, उस जाति का है, नहीं, भेदभाव नहीं कर सकते। राज्य स्त्री या बालिकाओं के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है, ये राज्य पर छोड़ दिया गया। राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े नागरिकों के लिए, SC ST के लिए विशेष उपबंध कर सकती है। ठीक है, हालांकि देखो यहाँ 15 और 15(5) लिखा हुआ है, लेकिन इसमें आप डीपली थोड़ा पढ़ोगे तो 15(1), 15(2), 15(3), 15(4), तो ये अगर पीसेस की तैयारी कर रहे हो तो ये ज़रूर पढ़ लेना, नहीं तो आपका इतने से काम चल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 15(5)
इसमें इसके तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में जो हायर एजुकेशन जो संस्थान होते हैं, इंस्टीट्यूशन होते हैं, में अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों को प्रवेश में आरक्षण प्रदान करता है। राज्य सरकार करेगी ऐसा। आर्टिकल 16(4) क्या कहता है? 16(4) काम है SC ST को प्रोन्नति में आरक्षण दिया गया है। ठीक है, इन पॉइंट्स को थोड़ा ध्यान देना। आर्टिकल 17 बहुत इंपॉर्टेंट है, हरिजन एक्ट लगता है इससे। अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत करता है आर्टिकल 17। अनटचबिलिटी आर्टिकल 17 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 18 क्या कहता है? यह अनुच्छेद उपाधियों का अंत करता है। किन क्षेत्रों को छोड़कर? सेना और शिक्षा के क्षेत्र को छोड़कर, सेना और शिक्षा के क्षेत्र को छोड़कर उपाधियों का अंत करता है। ठीक है, देखे नहीं आप लोग, कभी कभी कुछ लोग PhD कर लेते हैं तो डॉक्टर लगाते हैं, है ना। सेना के क्षेत्र में देखो एयर चीफ मार्शल, लेफ्टिनेंट जनरल, इस तरीके से लगाते हैं। और ब्रिटेन में एक उपाधि दी जाती है, नाइटहुड की उपाधि आज भी दी जाती है। तो किसी भी बाहरी उपाधि को धारण नहीं कर सकते। यहाँ पे आके कहीं अगर कोई उपाधि धारण कर ली है तो सेना और शिक्षा के क्षेत्र को छोड़कर, जैसे कभी कभी एक क्वेश्चन आता है कि भारत रत्न, या किसी को भारत रत्न मिला है तो भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी या कोई और। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या ये कोई उपाधि है? ये एक सम्मान है, भारत रत्न। ठीक है, यहाँ देखो लिखा हुआ है सेना और शिक्षा के क्षेत्र को छोड़कर कोई उपाधि नहीं दी जाएगी। हाँ, अगर किसी का ज़्यादा ही मन है उपाधि धारण करने का तो फिर राष्ट्रपति से परमिशन लो। राष्ट्रपति से परमिशन लेने के पश्चात यहाँ पर आप उपाधि धारण कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। भारत का कोई भी नागरिक विदेशी राज्य की कोई उपाधि प्राप्त नहीं करेगा, अन्यथा भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ठीक है, ये तो बात हम लोगों ने की है 14 से लेके आर्टिकल 18 तक समता का अधिकार या समानता का अधिकार की। अब बात करते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 में बहुत सारी कॉजेज हैं, आप देखोगे 19(1), 19(2), 19(3), 4, 5, 7। ठीक है, ये थोड़ा सा याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 19 आर्टिकल, जैसे प्रेस मीडिया को जो आज़ादी दी गई है वो आर्टिकल 19 के तहत ही दी गई है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें कि हड़ताल करने का अधिकार क्या है इसके तहत, क्या बताओगे? नहीं है, हड़ताल करने का राइट नहीं है। ठीक है, तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की आज़ादी 19(1) के तहत राइट दिया गया है, आपको बोलने की आज़ादी है। लेकिन देखो ये सारे जो आपको दे रखे हैं स्वतंत्रता के अधिकार में, इन पर भी युक्त निर्बंधन लगाया गया। ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोलोगे, देश के विरोध में बोलना स्टार्ट कर दो, नहीं, बोलने की आज़ादी है लेकिन उन पर भी युक्त निर्बंधन लगाया गया है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस को आज़ादी दी गई है। बात करते हैं 19(2). 19(2) में क्या है? शांति सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, करते हैं पीस समिट। हाँ हाँ हाँ, बताओ। सर, ये हड़ताल और शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलन, इसमें क्या डिफरेंस है? दोबारा बोलो, आवाज़ नहीं आई मुझे। हड़ताल, सर, हड़ताल और शांतिपूर्वक और ये निरायुध सम्मेलन, इसमें क्या डिफरेंस? शांति सम्मेलन और कौन सा सम्मेलन? निरायुध सर, निरायुध, शांतिपूर्वक मतलब सम्मेलन या निरायुध जी। ये निरायुध, ये लिखा है मैंने, ये बात करो जी सर जी। निरायुध। अब ये एक बार इंग्लिश में बताना मुझे, निरायुध तो मुझे इतना शुद्ध हिंदी वर्ड पता भी नहीं। शांति सम्मेलन मतलब होता नहीं है कि
कुछ समिट्स वगैरह करते हैं लोग, शांति सम्मेलन करने का राइट। ऐसे समझ लो कि कुछ जगह पर, विदाउट आर्म्स रहता है, विदाउट आर्म्स। हाँ, विदाउट आर्म्स, बिल्कुल सही है, बिना हथियार के जो है किसी, वो तो ऑब्वियस सी बात है कि ऐसी चीज़ें कहाँ अलाउ करेंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर बोलने की तो सर आज़ादी, हड़ताल तो करते ही है ना, उसे हड़ताल नहीं कहेंगे सर? तो हड़ताल करने का राइट थोड़ी देगा, फंडामेंटल राइट थोड़ी है। ठीक है, कोई जी मौलिक सर। अधिकार थोड़ी है। संगठन बनाने का अधिकार, आप संगठन बना सकते हो, लोग बनाते भी हैं। अब देखो, बजरंग दल, भीम आर्मी, ये और कहीं कोई विभिन्न संगठन बना लेते हैं, दल बना लेते हैं, इसका राइट है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आतंकवादी संगठन बना लो, है ना। तो कुछ लीगल संगठन, संगठन बनाने का राइट है, बिल्कुल बना सकते हो। विचरण करने का अधिकार, घूमने फिरने की आज़ादी भी है। ठीक है, तो सब पर देखो युक्त युक्त निर्बंधन लगाया गया, ऐसा नहीं कुछ भी करोगे। विचरण करने का अधिकार, घूमने फिरने की आज़ादी, ऐसा नहीं किसी घर में घुस जाओ जाके कि नहीं हमें आज़ादी है। ठीक है, 19(5) निवास करने की स्वतंत्रता। सर हाँ, बिल्कुल, बताओ बताओ। सर इसके संगम बनाने के तहत सर सहकारी समितियां भी बना सकते हैं, बना सहकारी सकते हो, समिति। बिल्कुल बिल्कुल बना सकते हो। विचरण करने का राइट है, घूम फिरने की आज़ादी देश के किसी भी भूभाग में। अब ऐसा भी नहीं है कि जहाँ पर सरकार ने रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है वहाँ पर भी घुस जा रहे हो। ठीक है, निवास करने की स्वतंत्रता बिल्कुल है, देश के किसी भी भूभाग में हिस्से में बस सकते हो, निवास कर सकते हो। व्यापार करने का राइट है आपको, आप ट्रेड कर सकते हो, व्यापार कर सकते हो, लीगल व्यापार लेकिन। ठीक है, तो ये जो सारे ठेला और वाले, सर जो ठेला और रेवड़ी पटरी वाले जो आते हैं, यही इसी के अंतर्गत आते हैं, 19(7) के अंतर्गत। ऑब्वियस सी बात है कि व्यापार, आप किसी प्रकार का व्यापार कर सकते हो इंडिया में। ऐसा नहीं है कि हथियारों का या कुछ कुछ ऐसे जो है जो इलीगल हो। कुल मिलाकर लीगल चीज़ों का व्यापार कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, व्यापार करने का एक लीगल प्रोसीजर है कि जो भी चीज़ें आप व्यापार कर रहे हो तो कौन सा चीज़ का कर रहे हो, तो उसका एक एक तरीके से एक रजिस्ट्रेशन होगा, या जो भी चीज़ है जो ट्रेड स्टार्ट कर रहे हो आप। ठीक है, अब रेवड़ी और इन सब का तो वही ऑब्वियस बात है, इनमें कोई बड़ी चीज़ थोड़ी है, ये कर सकते हो। बात करते हैं आर्टिकल 20 की, अपराधों को दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अब ये समझने का प्रयास करना थोड़ा सा, ये याद कर लोगे आप लोग, ये आर्टिकल्स हो जाएंगे सब लोग। जी ठीक है, सर। जी। इसका अगर यस नहीं सर। हो तो देखो एक ट्रिक, छोटी सी ट्रिक बता देते हैं। बोलना, पहले बोले फिर शांत हो गए, बोलने के बाद जब शांत हो गए तो फिर शांत होने के बाद क्या किया, एक संगठन बना लिया। अब संगठन बनाए तो सोचे चलो घूमने चलेंगे कहीं, तो विचरण करने चले गए। विचरण किए तो कहीं कोई जगह अच्छी लगी, वहाँ निवास करने लगे। और निवास करोगे तो वहाँ पर खाओगे पियोगे कैसे, वहाँ पे क्या करोगे, तो व्यापार करने लगे। आजीविका कैसे चलाओगे, तो व्यापार करने लगे। ऐसे याद कर लो, एक ट्रिक बन जाएगी, तो ये याद हो जाएंगे सारे। ठीक है, तो यहाँ पर अपराधों की को दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण, तो इसके भी कॉज आर्टिकल 20(1), 20(2) और 20(3). तो यहाँ पर देखो आर्टिकल 20(1) क्या कहता है, कोई भी व्यक्ति किसी भी अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं ठहराया जाएगा जब तक उसके द्वारा किया गया कोई भी कृत्य अपराध के रूप में है, लेकिन वह किसी विधि का अतिक्रमण नहीं करता। मान लो कि कोई ऐसा कृत्य आपने कर दिया जो निश्चित रूप से अपराध हो सकता है, लेकिन विधि की कोई किताब है, उस किताब में उसका कोई जिक्र ही नहीं है, या कोई वो कानून का अतिक्रमण नहीं करता, वो किसी भी लॉ को नहीं तोड़ता, तो तब तक दोषी नहीं ठहराया जा सकता उस व्यक्ति को। समझ गए, ये बात समझे कि नहीं आप लोग, ये बताओ। अरे थम्स अप कर दिया करो, बोल लिया करो। सर आवाज नहीं।
आवाज़ सर का आवाज नहीं आ रही प्रॉपर आपकी। किसी को नहीं आ रही क्या? सर थोड़ा सा भी इशू हुआ, नहीं सर आ कट रही। कट के आ रही थी अभी। अच्छा, अभी देखो, अभी ठीक और है। सर एक, हाँ सर 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 IT20 बता दीजिए एक बार। आर्टिकल 20, ये जी यही यही तो कर रहे जी हैं। जी। देखो सुनो, फिर सुन लो। अपराधों को दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। तो इसमें ये क्या कह रहा है, आर्टिकल 20(1) क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं ठहराया जाएगा, आपको तब तक दोषी नहीं ठहराया जा सकता जब तक आपने अगर कोई कृत्य किया है वो कृत्य किसी भी कानून का अतिक्रमण नहीं करता, किसी भी लॉ को नहीं तोड़ता। भले ही कोई अपराध हो, आपने कोई ऐसा अपराध भी किया है लेकिन वो अपराध किसी भी कानून को नहीं तोड़ता। ये बात समझ गए आप लोग? ठीक है। आपराधिक कानूनों का भूतलक्षी प्रभाव नहीं होता जबकि सिविल कानूनों का भूतलक्षी प्रभाव हो सकता है। इस बात को समझो जरा कि मान लो कि कोई एक पर्सन है ए और एक पर्सन बी है। ठीक है। इस ए पर्सन ने किसी का खून कर दिया, मर्डर, तो इसको सजा हो गई। इसने क्या कर दिया, अपराध कर दिया है और इसको सजा हो गई है, मान लो आजीवन कारावास। ठीक है। वैसे भी इंडिया में मर्डर के केस में फांसी की सज़ा नहीं है, लेकिन क्रूरल्टी के केस में फांसी की सज़ा है। किसी व्यक्ति की हत्या कर रहे हो और हत्या बुरी तरीके से कर रहे हो, हत्या करना और हत्या बुरी तरीके से करना दोनों में अंतर है। डायरेक्ट मार दिया तो ठीक, लेकिन अगर बुरी तरीके से मार रहे हो, उसके हाथ पैर काट रहे हो और फिर इस तरीके से, तो फिर फांसी की सज़ा है। यहाँ पर मान लो कि एक बी पर्सन है, ये चोर है, और एक सी पर्सन है, ये भी चोर है। इन दोनों ने क्या किया, इसने चोरी की और ये कल पकड़ा गया और चोरी के केस में मान लो 1 साल की सज़ा है, तो इस व्यक्ति को, इस चोर को 1 साल की सज़ा हो गई। अब सी पर्सन ऐसा है जिसने आज चोरी की और आज ही नया लॉ आया जिसमें ये बोला गया कि भाई जो भी चोर है, चोरी की केस में बहुत बड़ी सज़ा है और इस सज़ा को कम करना चाहिए, इसको 6 माह करना चाहिए। तो याद रखना, सिविल कानूनों का भूतलक्षी प्रभाव हो सकता है। मान लो कोई सिविल कानून है, चोरी का केस है, सिविल कानून है, उसके तहत जो है अगर ये 1 साल की जिसको सज़ा हुई है वो सज़ा जो है चेंज होकर जो है कन्वर्ट हो जाएगी कितने में, 6 माह में। ठीक है। अगर मान लो कि अगर इस व्यक्ति ने, और ये वाला व्यक्ति जो है, ये जिसने अपराध किया है, आपराधिक कानूनों का भूतलक्षी प्रभाव नहीं होगा। ठीक है। अब ऐसे समझो कि कोई एक बी व्यक्ति है कि एक और कोई व्यक्ति है जिसने मर्डर किया है। ठीक है। यहाँ पर मर्डर के केस में आजीवन कारावास है कल तक। आज लॉ चेंज हुआ और उस लॉ में मान लो 14 साल की सज़ा थी, 14 साल से सज़ा से 5 साल कर दिया। ठीक है। तो यहाँ पर इस व्यक्ति को जो सज़ा होगी, जो अब पकड़ा जाएगा मर्डर के केस में, उसको 5 साल की होगी। लेकिन इस व्यक्ति को जो सज़ा हुई है आजीवन कारावास की 14 साल की, तो ये 14 साल पूरे काटेगा, क्योंकि आपराधिक कानूनों का भूतलक्षी प्रभाव नहीं होगा। कि आज अगर कोई लॉ बना है तो ये लॉ इसके लिए चेंज नहीं होगा। जो आज से जो पकड़ा जाएगा उसको तो 5 ही साल की सज़ा होगी। ठीक है। लेकिन चोरी के केस में, मतलब सिविल कानून में किसी कोई पकड़ा गया है अगर, तो उसका भूतलक्षी प्रभाव हो सकता है कि मान लो कि कोई व्यक्ति को 1 साल की सज़ा थी और वो 1 साल की सज़ा 6 माह में कन्वर्ट हो गई, तो जो भी पकड़ा जाएगा उन सबको 6 माह की सज़ा ही होगी। ये बात समझ गए कि नहीं समझ गए आप लोग? एक और समझा दीजिए सर, आवाज थोड़ा कट रही थी। अभी भी आवाज़ कट रही है। सब लोगों को बताओ, आवाज़ नहीं आ रही मेरा क्या? नेटवर्क इशू है सर, मेरा नेटवर्क इशू होगा सर शायद। एक कोई बार फिर समझा कोई बात दीजिए। नहीं, एक काम करना, अभी रिकॉर्डिंग चल रही है पूरी, तो दोबारा से एक बार लगा के जब अभी अपलोड करेंगे तो फिर सुन लेना, क्योंकि बड़ा चैप्टर है, ख़त्म करना है इसको।
दोबारा सुन लेना, रिकॉर्ड चल रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। जी सर जी। हाँ, अब बात करते हैं आर्टिकल 20(2). 20(2) क्या कहता है? किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता। जैसे कभी कभी किसी आपके माइंड में क्वेश्चन आता है कि एक मर्डर कर दो या 4 कर दो, कि 4 बार फांसी की सजा होगी क्या? एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं कर सकते। अच्छा, आप लोगों ने एक मूवी देखी हो, अंधा कानून, देखिए, जिसमें अमिताभ बच्चन होता है, जिसमें वो एक अमरीश पुरी होता है, उसमें अमरीश पुरी की हत्या के केस में अमिताभ बच्चन को सज़ा होती है 14 साल की, और 14 साल बाद जब वो वापस आता है तो देखता है ये तो जिंदा है, और अब अमिताभ बच्चन उसको क्या करता है, दौड़ा लेता है, और कोर्ट चल रही होती है उस समय, कोर्ट चल रही होती तो कोर्ट के अंदर ही अमिताभ बच्चन अमरीश पुरी को मारता है जज के सामने, और जज बोलता है गिरफ्तार कर लो। तो अमिताभ बच्चन वहाँ पे क्या कहता है कि जज साहब गिरफ्तार नहीं कर सकते, क्योंकि इसी व्यक्ति के केस में, इसी व्यक्ति के मर्डर के केस में मुझे 14 साल की सज़ा हुई थी, तब ये मरा नहीं था, अब मरा है, ठीक है। तो कुल मिलाकर किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं कर सकते, कि भाई जिस केस में वो सज़ा पा चुका है उसको दोबारा से सज़ा नहीं दे सकते, यही तो कह रहा है। आर्टिकल 20(3) क्या कहता है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त को किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। कुल मिलाकर ये स्टेटमेंट आपको बचा रहा है। होता क्या कि कभी कभी पुलिस वाले जो है पकड़ते हैं और बहुत कुटाई करते हैं, कहते हैं कि कबूल करो कि तुमने किया है, तो एक टाइम ऐसा आता है कि कबूल कर ही लेते हो कि हाँ हमने ही किया है, लेकिन जाके कोर्ट में तुरंत ही आप अपना बयान चेंज कर देते हो, फिर कहते हो जज साहब बहुत मारा था इसलिए बोलना पड़ा, ठीक है। कुल मिलाकर जो आप देखोगे किसी व्यक्ति को उसके स्वयं के अपने विरुद्ध गवाही के लिए बाध्य नहीं कर सकते, यहाँ तक कि पुलिस द्वारा रिकॉर्डेड किया गया आपका बयान भी मान्य नहीं होता कोर्ट में। अगर मजिस्ट्रेट के सामने आपने गवाही दी है, मजिस्ट्रेट के सामने आपका बयान रिकॉर्ड किया गया, तब वो मान्य होगा, लेकिन पुलिस का स्टेटमेंट कभी भी कोर्ट में मान्य नहीं होता, ठीक है। ये चीज़ आई थिंक आपको पता होगी। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? बात करते हैं आर्टिकल 21 की। आर्टिकल 21 क्या कहता है? 21 देखो, आर्टिकल बहुत ही ब्रॉड है, काफ़ी ब्रॉड आर्टिकल है। हाँ हेलो। हाँ 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 सर, ये जो क्लॉज की कह रहा है कि सर सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं हो सकता है, बट सर अभी जो नया बीएनएस और एविडेंस एक्ट आया था सर, उसमें तो बायोलॉजिकल सैंपल्स वगैरह खुद मतलब जबरदस्ती लिया जा सकता है ना मतलब समझे नहीं सब हम आपकी बात को हम। सर। सर जैसे कि मतलब अगर कोई रेप केस है फॉर एग्जांपल, उसको प्रूव करना है, तो ये तो ओनस पुलिस के ऊपर है, बट अगर आप मेरा स्पेसिमेन, मेरा डीएनए लेते हो, तो वो तो सेल्फ इंक्रिमिनेशन में ही आता है ना कि मैं ही मतलब नाम दे रहा हूँ। वो तो भाई, वो तो सबूतों के आधार पर, फिर तो पुलिस का काम क्या है? पुलिस का काम है सबूत इकट्ठे करना। अगर आपका डीएनए सैंपल मिल रहा है तो वो तो आपको जो भी सबूत इकट्ठे किए गए हैं उसमें काउंट किया जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग फिर सज़ा होगी। लेकिन बट ये तो पुलिस मतलब खुद से साबित है ना, वो तो मेरा ही सैंपल देते थे, पुलिस का क्या रोल है? तो इस तरह से सेल्फ इंक्रिमिनेशन ओनस मेरे पर ही पड़ गया ना। मुझे बात ही समझ नहीं आई आपकी, कि मतलब अगर आपने, मतलब आप कोई डीएनए सैंपल वगैरह की बात कर रहे हो, कि अगर आपका डीएनए सैंपल जो है वो पेश कर रहे हैं कोर्ट में, हाँ उसकी बात कर रहे हो, तो वो तो फिर प्रूफ है ना। पुलिस का काम है प्रूफ देना, और आपका काम क्या है? आप जिसके आप अभियुक्त हो, ठीक है, और अगर अभियुक्त हो तो भाई आपका काम है कि आपका काम है बचाव करना। फिर आपका वकील ये साबित करेगा कि भाई, या तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो सबूत होते हैं किसी तरीके से क्रिएट कर दिए जाते हैं, बना दिए जाते हैं फंसाने के लिए, तो फिर भाई वो तो उससे तो बचा नहीं जा सकता। लेकिन कहीं ना कहीं सच्चाई तो सामने आ ही जाती है कभी ना कभी। लेकिन यहाँ पर जो
ये स्टेटमेंट है, ये कुल मिलाकर आपको प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि इसका दुरुपयोग बहुत ज़्यादा हो सकता है। क्योंकि अगर पुलिस की गवाही मान्य होने लगी फिर तो भाई पुलिस वाले के पास सब समझ लो सर्वोच्च पावर आ गई। फिर तो पुलिस किसी को भी पकड़ेगी और फिर अपने बयान के अकॉर्डिंग जो है कोर्ट में पेश करके सज़ा दिला सकती है, तो ये तो गलत हो जाएगा बहुत ज़्यादा। और सर एक और चीज सर, व्हाट्सएप चैट भी एक्सेस करती है पुलिस, तो सर वो भी बस हम एविडेंस कह देंगे, या फिर वो भी तो यही हुआ कि आप मेरा पासवर्ड मुझसे डलवा रहे हो, ठीक है, हाँ मेरा फिंगरप्रिंट डलवा रहे हो, मेरा व्हाट्सएप खोल रहे हो, मेरा चैट खोल रहे हो, फिर हाँ आप चीज साबित कर रहे हो, तो उसमें सर क्लॉज वायलेशन होता है। ये होगा, ये चीज़ें हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है ना कोर्ट में प्रूफ करना उस चीज़ को। कोर्ट में प्रूफ भी तो करना है कोर्ट, क्योंकि कोर्ट जो है भावनाओं के आधार पे थोड़ी चलता है, सबूतों के आधार पे चलता है। ठीक है, तो हाँ कुछ चीज़ों का दुरुपयोग करती है पुलिस, कुछ नहीं बहुत सारी चीज़ों का करती है। तो इसके लिए तो फिर सरकार को थोड़ा सा एक्शन लेना पड़ेगा कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका दुरुपयोग हो सकता है, उसके आधार पर एक्शन लिया जा सके। क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको, अब भाई सोशल मीडिया का दौर है, डिजिटल दौर है, तो कुछ चीज़ें आवश्यकता भी है कानून को, लॉ को हमेशा अपडेट करने की, चीज़ें चेंज करने की। ठीक है, बात करते हैं आर्टिकल 21 की। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता या जीवन की स्वतंत्रता, बहुत ब्रॉड आर्टिकल है ये, कई सारी चीज़ें इसमें आएंगी। किसी व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा, मतलब किसी के प्राण विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा तो आप ले सकते हो, मतलब कानून आपके प्राण ले सकता है, आप खुद नहीं। जैसे कहते नहीं, किसी ने अगर सुसाइड करने का प्रयास किया तो केस चलेगा, क्योंकि सुसाइड करना कानूनन अपराध है, क्योंकि ये एक ऐसा अपराध है जिसमें आप सफल हो गए तब तो कोई सज़ा नहीं है, किसी प्रकार का कोई केस नहीं चलेगा, लेकिन अगर नहीं सफल हुए तो केस चलेगा। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि अगर कानून ने आपको सज़ा दी है तब आप ये नहीं कह सकते कि हमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, जीवन की स्वतंत्रता है, क्योंकि कानून द्वारा जो है आपको सज़ा दी जा सकती है। अब इस आर्टिकल अभी जो सर हर्षित राणा का केस आया था वो इसके अंतर्गत। हम देखो, इच्छा मृत्यु का अधिकार की बात कर रहे हो ना आप, जी सर। यूथनेशिया की बात करें तो यूथनेशिया जो है आर्टिकल 21 में ही आएगा। इच्छा मृत्यु का अधिकार जो है ये इस समय फंडामेंटल राइट है, इच्छा मृत्यु का अधिकार। ठीक है, लेकिन कौन सी इच्छा मृत्यु? इच्छा मृत्यु भी दो तरह की है ना, एक एक्टिव यूथनेशिया और एक पैसिव यूथनेशिया। इंडिया में जो लागू है वो ये है निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु पढ़ा है आप लोगों ने? एक्टिव पैसिव क्या होता है? नहीं पढ़ा? जी नहीं सर। एक्टिव यूथनेशिया में ऐसा होता है कि मान लो कोई व्यक्ति ऐसा है, कैंसर है किसी को, और डॉक्टर ने बोल दिया कि भाई इसका मरना तय है, इसे बचाया नहीं जा सकता, लेकिन इसका अंत समय जो आएगा ना बहुत ही दर्दनाक होगा, बहुत ही बुरी तरीके से मरेगा। ठीक है, तो जब किसी को पता ही है कि उसका मरना तय है, तो ये कानून इसलिए भी लाया गया क्योंकि जिस तरीके से किसी व्यक्ति को गरिमा में जीवन जीने का अधिकार है, उसी प्रकार से उस व्यक्ति को मरने का राइट भी होना चाहिए। ठीक है, तो एक्टिव यूथनेशिया के तहत जो है बहुत सारे ऐसे पॉइजन आते हैं जिसको इंजेक्ट करके उस व्यक्ति को मार सकते हो, उसको पता भी नहीं चलेगा। तो एक्टिव यूथनेशिया में यही है कि किसी व्यक्ति को इंजेक्ट कर दो पॉइजन, साइनाइड, बहुत सारे पॉइजन आते हैं, मार दो, ख़त्म हो जाता। पैसिव यूथनेशिया में क्या होता है कि पैसिव यूथनेशिया में ये होता है कि किसी व्यक्ति को लाइफ सपोर्ट सिस्टम या बहुत सारी मेडिकल फैसिलिटीज़, मशीनों के द्वारा उसको ज़िंदा रखा जाता है। ठीक है, और आपने सुना होगा कि एक केस आया था, मुझे उस केस का नाम याद नहीं अभी, 15 साल की एक नर्स थी, उसका रेप हुआ था, और उसी केस से ये आया था यूथनेशिया। ठीक है, और 32 साल की एज में उसकी डेथ हुई थी। ठीक है,
अब सोचो 32 साल की एज में उसकी डेथ हुई थी, इतने टाइम पीरियड तक उसको लाइफ सपोर्ट सिस्टम के द्वारा जिंदा रखा गया था। ठीक है, तो इसीलिए जो है निष्क्रिय इच्छा मृत्यु में क्या होता है कि जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम होता है, जो मशीनरी होती जो उसको जिसके थ्रू जो है उसको जीवित रखा जा रहा है, उस लाइफ सपोर्ट सिस्टम को क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। तो ये पैसिव यूथनेशिया की बात हो गई। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे पैसिव यूथनेशिया क्या है और एक्टिव यूथनेशिया क्या है। क्लियर? अरे ये थम्स अप कर दिया करो या बता दिया करो। ठीक है, तो ये पैसिव यूथनेशिया की बात हो गई। ठीक, अब बात करते हैं आर्टिकल 21। बहुत ब्रॉड इसलिए बोला मैंने क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी वो चीज़ें जो आपके जीवन को प्रभावित करती हो, वो सब चीज़ें इसमें आ जाएंगी। जैसे स्वच्छ सड़कों का अधिकार, अब सड़क से हादसा हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए तो आपका जीवन प्रभावित हो सकता है। स्वच्छ वातावरण का अधिकार, स्वच्छ खाने का अधिकार, स्वच्छ पानी का अधिकार, रोजी रोटी का अधिकार, यहाँ तक कि इच्छा मृत्यु का अधिकार। भारत में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु लागू मैंने लिखा है यहाँ पे। और एक चीज़ और इसमें जो ऐड किया गया था, निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी भी आपका फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 21 में ही आता है। ठीक है, विदेश यात्रा का अधिकार, ये मेनका गांधी केस में आया था, विदेश यात्रा का अधिकार, ये भी आपका फंडामेंटल राइट है। ठीक है, तो ये तो बात होगी आर्टिकल 21 की। अब बात करते हैं आर्टिकल 21A की। 21A आर्टिकल को जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। ठीक है, एक्चुअल में 86वां संविधान संशोधन जो था 2002, इसमें 3 चीज़ें हुई हैं। एक तो आर्टिकल 21A को जोड़ा गया, आर्टिकल 45 इसमें चेंजेस किए गए, आर्टिकल 51 का जो कि मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। आप देखोगे आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार एक्चुअल में यहाँ था, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार यहाँ हुआ करता था। यहाँ पे पहले था 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान कराएगा कौन? राज्य, क्योंकि ये आता है डीपीएसपी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। चूंकि ये राज्य के कर्तव्य हैं, राज्य उसको सही तरीके से करता है या नहीं करता है, ये राज्य पे डिपेंड करता है। कि अगर राज्य नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से शासन करता है, रूल को अपनाता है, तो निश्चित रूप से एक वेलफेयर स्टेट, एक कल्याणकारी राज्य के रूप में उस राज्य को स्थापित किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर ये राज्य के लिए इनफोर्सबल नहीं थे कि राज्य इनको लागू करेगा ही करेगा। राज्य करता है तो ठीक, नहीं तो आप इसके लिए कुछ कर नहीं सकते। इसीलिए आर्टिकल 45 में चेंजेस क्या किए गए, 6 से 14 को हटा के क्या कर दिया, 0 से 6 वर्ष। यहाँ पे कर दिया 0 से 6 और यहाँ कर दिया 6 से 14। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान कराया जाएगा। ये कर दिया क्या, ये कर दिया है फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार के। अगर आपको 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा नहीं मिलती है तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हो, ये आपका फंडामेंटल राइट है, आपका मौलिक अधिकार है ये। ठीक है, 51 का में क्या किया गया, 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जिसमें बताया गया कि माता पिता या अभिभावक का कर्तव्य होगा कि बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए उनको प्रदान करवाएं। ठीक है, तो ये आपका क्या, इतनी बात क्लियर सब लोगों को? ठीक है, गुड। हेलो हाँ जी, सर, एक आपने बताया ऊपर विदेश यात्रा का अधिकार, मेनका गांधी वाला केस, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। मेनका गांधी केस पर मैं पहली बार सुना। अच्छा, इस केस की टेंशन ना लो। अभी हम मुझे कुछ केस, एक आपका निजता का अधिकार वाला केस है, एक ये विदेश जी। यात्रा वाला केस है। केस का एक हम अलग वीडियो बना देंगे, उसके लिए टेंशन ना लो, हम केसों का सारा हम डिफाइन कर देंगे। ठीक है, उसमें टाइम जाएगा अभी काफ़ी, क्योंकि एक सबसे बड़ा केस तो आपका कौन सा, जिसमें सबसे ज़्यादा जजों की पीठ बैठी थी, केशवानंद की 13 जजों की पीठ, केशवानंद का केस भी डिफाइन कर देंगे किसी तरह, हम आपको बता देंगे। और एक चीज़ और याद रखना कि जो संवैधानिक पीठ होती है वो कितने जजों की होती है, बताओ?
संवैधानिक पीठ जो होती है वो कितने जजों की होती है? 5। 5। ठीक है, याद रखना 5 जजों की होती है। 5, 7, 9, 11 ऑर्डर नंबर ही होता है वैसे। अगर 5 जजों की पीठ का अगर डिसीजन चेंज करना है तो 7 जजों की पीठ बैठेगी, और 7 जजों की पीठ का डिसीजन चेंज करना है तो 9 जजों की पीठ बैठेगी। और आज तक की जो सबसे संवैधानिक पीठ, सबसे बड़ी पीठ बैठी थी वो थी केशवानंद की, 13 जजों की। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम लोग यहाँ पर आर्टिकल 22, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, डिटेंशन। ये आर्टिकल भी आपको बचाता है। कैसे? हालांकि पुलिस द्वारा दुरुपयोग तो काफ़ी कुछ होता है, लेकिन अब आजकल के लोग काफ़ी ज़्यादा अवेयर हो गए हैं, तो वो डायरेक्टली वीडियो बनाना स्टार्ट कर देते हैं। जब भी कुछ ऐसा मैटर होता है तुरंत लाइव आके वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। ये आपका राइट है, आपको कोई रोक नहीं सकता। आपको अगर रोका जा रहा है तो आपका अधिकारों का हनन है। किसी व्यक्ति को सामान्य दंड विधि के तहत, याद रखना सामान्य लिखा है, सामान्य दंड विधि के तहत अधीन गिरफ्तार व्यक्ति को कुछ राइट्स दिए गए हैं, जैसे अपनी गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार। अगर आपको गिरफ्तार किया जा रहा है तो आपका राइट है कि कारण जानो कि भाई हमें गिरफ्तार क्यों किया जा रहा। वकील से परामर्श करने का अधिकार, प्रतिरक्षा का अधिकार, अपने आप को बचाने का राइट है आपको। ठीक है, तो कहते नहीं कि हमें अपने वकील से बात करनी है, कभी मूवियों में देखा हो इस तरीके से कि हमें अपने वकील से बात करनी है। अब अपने वकील तो बड़े बड़े लोगों के होते हैं, हम लोग तो वकील करने जाते हैं कि वकील करेंगे तब लड़ेंगे केस। और 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत होने का राइट, यात्रा के समय को हटा दिया जाता है इसमें से। ठीक है, इसका दुरुपयोग काफ़ी पुलिस वाले करते हैं। वो ऐसे कि 4 सीट में दिखाएंगे नहीं कि हमने गिरफ्तार किया, और अगर उन्होंने दिखा दिया तो टाइमर शुरू हो जाता है कि 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। कभी कभी इसका दुरुपयोग इसलिए भी होता है क्योंकि सैटरडे को पकड़ते हैं, संडे को छुट्टी पड़ जाती है, संडे को धुलते हैं, मंडे को पेश कर देते हैं। तो इस तरह से भी होता है। तो एक्चुअल में अब तो आई थिंक संडे को भी बैठने लगे हैं कुछ टाइम के लिए मजिस्ट्रेट। ठीक है, तो आई थिंक समझ गए होंगे आप लोग ये आर्टिकल 22। आर्टिकल 23 क्या कहता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। कैसे? यह अनुच्छेद बलात्श्रम को प्रतिबंधित करता है। किसी से जबरदस्ती फोर्सफुली काम नहीं करा सकते, बलात्श्रम को रोकता है। यह अनुच्छेद मानव दुर्व्यापार, बेगार, बलात्श्रम, वेश्यावृत्ति, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ठीक है, बेगार मतलब होता है किसी को दिन भर में पूरे दिन काम करा रहे हो, उसकी जो दिहाड़ी बनती है 500 रुपये, उसको 100-200 रुपये पकड़ा के भगा रहे हो, जबरदस्ती काम करा रहे हो, बलात्संग, वेश्यावृत्ति आदि को प्रतिबंधित करता है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 23। आर्टिकल 24 क्या कहता है? 24 कहता है कारखानों में या आदि में बालकों के नियोजन, कोई हजार्डस कारखाने हैं, बहुत खतरनाक कारखाने, वहाँ पर किसी प्रकार से काम नहीं करा सकते। ठीक है, बालकों से नियोजन पर प्रतिबंध है। 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक को नहीं लगा सकते। ठीक है, किसी संकट में नियोजन में नहीं लगा सकते हो। बाल श्रम को प्रतिबंधित करता है 24 आर्टिकल। अब बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता की। आर्टिकल 25 से 28। आर्टिकल 25 क्या कहता है? किसी भी धर्म को मानने आपका राइट है। अंतःकरण की आवाज़ पर, सुना इसको, अंतःकरण की आवाज़ पर, कि आपके अंदर ही कोई आवाज़ आई और उसके अकॉर्डिंग आप किसी भी धर्म को मान सकते हो, उसके अनुरूप आचरण कर सकते हो और अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हो। उसका राइट दिया गया है। ठीक है, अगर आप किसी धर्म को मान रहे हो तो उसी धर्म के अनुरूप आचरण करोगे और अपने धर्म का प्रचार कर सकते हो, लेकिन ये नहीं किसी दूसरे धर्म की बुराई कर रहे हो। आर्टिकल 25 कहता है ये, जैसे आप लोगों ने सुना हो, जो सिख जो लोग होते हैं वो कृपाण धारण करते हैं, तो कृपाण धारण करने का अधिकार कौन सा आर्टिकल देता है? यही आर्टिकल 25, क्योंकि उसी के अनुरूप आचरण कर रहे हो ना।
आर्टिकल 26 क्या कहता है? धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों के प्रायोजन के लिए संस्थाओं की स्थापना कर सकते हो, पोषण करने का राइट है। ठीक है, कि भाई अपने धर्म को किस तरीके से आप मैनेज कर रहे हो, किस तरीके से मैनेजमेंट कर रहे हो। धार्मिक कार्यों के प्रायोजन करने के लिए संस्थाओं की स्थापना कर सकते हो, पोषण करने का अधिकार है। लंगड़ लगते हैं कहीं कहीं बहुत बहुत बड़े बड़े, ठीक है। अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध कर सकते हो। आर्टिकल 27 क्या कह रहा है? किसी धर्म विशेष में अभिवृद्धि के लिए आप कर भी आप जो है धन भी दे सकते हो, उस पर कर में छूट मिलेगी आपको। ठीक है, ये तो 27 है। उस समय जब कोरोना नहीं, जब ये नोटबंदी चली थी ना, तो उस समय विभिन्न मंदिरों के ट्रस्टों के माध्यम से जो काला धन था उसको कन्वर्ट कराया जा रहा था। क्योंकि आपको पता ही है कि मंदिरों से कभी कोई पूछता थोड़ी है कि ये धन कहाँ से आया, है ना। तो उसका काफ़ी दुरुपयोग उस समय देखने को मिल रहा था। सरकार एक्टिव हो गई थी अचानक से कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है। आर्टिकल 28, इसमें कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थिति की स्वतंत्रता। अगर शिक्षण संस्थानों में अगर धार्मिक शिक्षा दी जा रही है या धार्मिक उपासना, तो उसमें उपस्थित होने की स्वतंत्रता है। आप उपस्थित हो सकते हो, नहीं भी हो सकते हो। राज्य वित्त पोषित पूर्णता संचालित किसी शिक्षण संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी किसी प्रकार की। ठीक है, ये याद रखना। अब बात करते हैं आर्टिकल 29 जो है 29 और 30, ये आपके अल्पसंख्यकों से संबंधित, जो माइनॉरिटीज़ हैं उनसे संबंधित। अब मुझे एक क्वेश्चन बताओ, अल्पसंख्यक किन आधार पर माना जाता है? धर्म और भाषा। गुड। धर्म के आधार पर और भाषा के आधार पर? धार्मिक आधार पर और भाषा के आधार पर। भारत के राज्य क्षेत्र में निवास करने वाले नागरिकों को अपनी भाषा, अपनी लिपि, अपनी संस्कृति को बनाए रखने का राइट है। तभी आप देखोगे जो प्राइमरी एजुकेशन जो दी जाती है वो उनको उनकी रीजनल लैंग्वेज में ही दी जाती है। सरकार ने बोला है कि जो प्राथमिक शिक्षा है वो स्थानीय भाषा में दो। ठीक है, तो अपनी भाषा, अपनी संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार, क्योंकि भारत में बहुत सारी भाषाएं पहले थी और अब तो बहुत सारी भाषाएं विलुप्त भी हो चुकी हैं। राज्य वित्त पोषित या राज्य निधि से प्राप्त सहायता प्राप्त किसी शिक्षण संस्थान में प्रवेश के लिए इस आधार पर आपको जो है नहीं रोका जा सकता किसी नागरिक को कि वह धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर या जाति के आधार पर, इनमें से किसी आधार पर वंचित नहीं कर सकते। अगर वो राज्य वित्त पोषित संस्थान है या राज्य निधि से सहायता प्राप्त कोई संस्थान है तो इन आधारों पर, इनमें से किसी भी आधार पर उसको शिक्षण संस्थान में प्रवेश से वंचित नहीं कर सकते। आर्टिकल 29 में ही है इसका पार्ट। ठीक है, आर्टिकल 30 नहीं है इसमें। आर्टिकल 30 कोई बताएगा? अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी मनपसंद की शैक्षिक स्थापना करना हाँ, और उसे संचालित करने का अधिकार। शिक्षण संस्थान की स्थापना कर सकते हो, किसी प्रकार का कोई भी शिक्षण संस्थान। अल्पसंख्यकों को अधिकार है कि वो अपनी इच्छा से किसी भी शिक्षण संस्थान की स्थापना कर सकते हैं, उसका प्रबंधन कर सकते हैं। यह है आर्टिकल 30। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात आती है कि भाई इतने सारे आपको अधिकार दिए गए हैं, उन अधिकारों की रक्षा कैसे होगी, वो अधिकार कैसे लागू होंगे? आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचार, इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर जी ने इसको संविधान की आत्मा कहा है। क्योंकि अगर आपको बहुत सारे अधिकार दे दिए जाएं लेकिन उपचार दिया ही नहीं जाए तो उन अधिकारों का कोई भी औचित्य नहीं रह जाएगा। तो आर्टिकल 32 और एक आर्टिकल 226, दोनों को आपको याद रखना है। आर्टिकल 32 के तहत आप जा सकते हो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत आप जा सकते हो हाई कोर्ट।
ठीक है। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों के हनन के लिए 5 प्रकार की रिटें जारी करता है। और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट भी 5 प्रकार की रिटें जारी कर सकता है। लेकिन सुनना, लेकिन ये केवल फंडामेंटल राइट के लिए जारी करता है, और हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट के अतिरिक्त, मौलिक अधिकारों के अतिरिक्त भी अन्य केसेस में भी रिटें जारी कर सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि रिट अधिकारिता के मामले में सर्वाधिक शक्ति किसके पास है? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के पास। ठीक है। तो संविधान में मौलिक अधिकारों का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय को बनाया गया है। तो आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार की रिटें जारी की जाती है। अब सुन लो, बस आखिरी बचा है, खत्म ही है। पहला है हैबेस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका तात्पर्य है किसी व्यक्ति को सशरीर अदालत के समक्ष प्रस्तुत करना। यह रिट सार्वजनिक या निजी दोनों निकायों के विरुद्ध जारी कर सकते हो। इंपॉर्टेंट बात है कि दोनों, चाहे वो सार्वजनिक निकाय हो चाहे वो निजी संस्थान हो, दोनों के खिलाफ जारी कर सकते हो हैबेस कॉर्पस। कि किसी व्यक्ति को अदालत के समक्ष प्रस्तुत करना है, अगर कोर्ट ने ये जारी किया है। ठीक है। एक बार हार्दिक पटेल, आपने सुना हो, पटेल आरक्षण के लिए लड़ रहे थे, तो उनको पुलिस वाले क्या करते हैं, अरेस्ट कर लेते हैं, और किसी को पता नहीं होता। तो जो उनका वकील होता है वो रिट लगा देता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब पुलिस से जब पूछताछ की जाती है, कोर्ट में जवाब देना पड़ता है पुलिस वालों को कि भाई क्यों अरेस्ट किया है, क्योंकि हार्दिक पटेल की वजह से अराजकता फैल सकती थी, कुछ दिक्कतें हो सकती थी, इसलिए अरेस्ट किया था। तो उनका वैलिड रीज़न था। तो कोर्ट ने फटकार भी लगाई थी हार्दिक पटेल के वकील को कि ऐसे कैसे लगा दिया आपने बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है। तो ये याद रखना आप लोग। ठीक है। बात करते हैं परमादेश, मेडमस। परमादेश का मतलब होता है कि हम आदेश देते हैं। परमादेश, हम आदेश देते हैं। कौन? अब सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा किसको? सार्वजनिक अधिकारियों के विरुद्ध जारी की जाती है जो अपना कर्तव्यों का निर्वहन सही ढंग से नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है। तो उन अधिकारियों के विरुद्ध जारी की जाती है जो अपने काम सही से नहीं कर रहे होते हैं। तीसरी रिट है क्यो वारंटो अधिकार प्रक्षा, और यह रिट उस स्थिति में जारी की जाती है जिसमें न्यायालय किसी प्राधिकारी को, प्राधिकारी मतलब होता है जिसके पास अधिकार हो, प्राधिकारी को उसकी पद की नियुक्ति की वैधता के बारे में प्रश्न करता है। अगर आपको पता हो कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में पहले चेयरमैन हुआ करते थे अनिल यादव करके, और उनके खिलाफ कुछ आरोप थे कि जितने भी एसडीएम या बड़े बड़े अधिकारी बन रहे हैं वो यादव वर्ग के क्यों बन रहे हैं, और फिर उन पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया गया। उनके भी डॉक्यूमेंट चेक किए गए तो पता चला कि उनके पास खुद ही वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है जिस पद पर वो बैठे हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट ने सरकार को उनको हटाने के लिए आदेश भी दिया था कि इनको हटाओ, कोई दूसरे व्यक्ति को बनाओ। ये केस आया था। ठीक है। तो यहाँ पर न्यायालय किसी व्यक्ति को उसकी वैधता के बारे में प्रश्न करता है कि भाई जिस पद पर आप बैठे हो उसके उस पद के लिए आपके पास क्या वैलिड डॉक्यूमेंट है, क्या आप योग्य हो उसके लिए। बात करते हैं चौथी रिट है प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। प्रतिषेध का मतलब होता है इसमें वरिष्ठ न्यायालय अपने कनिष्ठ न्यायालय को मामले की सुनवाई रोकने का आदेश देता है। इसमें रोकने का आदेश देगा केवल कि अगर निचली अदालत किसी ऐसे मामले की सुनवाई कर रही है जो उसके अधिकार क्षेत्र में है ही नहीं, अधिकार क्षेत्र के बाहर की सुनवाई कर रहा है। मान लो हाई कोर्ट कुछ ऐसे केसेस की सुनवाई करने लग जाता है जो उसके अधिकार क्षेत्र में ही नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट रोक लगा देगा। क्या करेगा? प्रतिषेध। पांचवी रिट में उस केस को अपने यहाँ मंगा लेगा, उत्प्रेषण सर्टियोरी, कि वरिष्ठ न्यायालय द्वारा कनिष्ठ न्यायालय के मामले की सुनवाई के लिए अपने पास भेजने का आदेश देता है कि उस मामले को यहाँ पर स्थानांतरित कर दिया जाए। आर्टिकल 13(2) न्यायिक पुनरावलोकन,
जुडिशियल रिव्यू। इसके तहत क्या होता है कि संसद कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती जो मौलिक अधिकारों का हनन करता हो, न्यून करता हो, तब न्यायालय उस कानून को या कानून के उस भाग को शून्य घोषित कर सकती है। ठीक है, जो फंडामेंटल राइट को क्या करता हो, हनन करता हो। आर्टिकल 226 बता चुके हैं आपको, उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता के बारे में है, और रिट अधिकारिता के मामले में उच्च न्यायालय के पास सर्वोच्च शक्ति है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय से अधिक पावर है हाई कोर्ट के पास। मौलिक अधिकार न्यायालय में परिवर्तनीय है व न्यायोचित है। ठीक है, क्योंकि मौलिक अधिकार के लिए आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट डायरेक्टली जा सकते हो। वैसे आप सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली नहीं जाओगे, डायरेक्टली आप पहले जाते हो कहाँ, जिला कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर जाओगे आप हाई कोर्ट, फिर जाओगे आप सुप्रीम कोर्ट। तो ये प्रोसीजर होता है कि आप एकदम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं जा सकते। लेकिन फंडामेंटल राइट के वायलेशन के परिप्रेक्ष्य में आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हो। इस तरीके से ये आपका टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। घटना चक्र से क्वेश्चंस लगा लेना। बाकी आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया है। थैंक यू सो मच।